चलिए अपने अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। टीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टफ टॉपिक है, तो मेक श्योर इसको अच्छे से समझिएगा। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है यार? कुछ नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दी होंगी और आपको उनको सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हमको पता होने जरूरी है, तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे और इन कॉन्सेप्ट को भी समझते जाएंगे, ठीक है। तो ये मान के चलिए आने वाला 25 मिनट जो सेगमेंट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर इसको लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, मैं आपको बहुत शानदार शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ, मैथमेटिक्स की ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपने आज से पहले कभी पढ़ी नहीं होंगी। एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n एंड सो ऑन इस तरीके से नंबर ले लूं और अगर उसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड कर दूं, मतलब क्या, नंबर पर सेम टू सेम पावर चढ़ी है। आप देखो सारे नंबर्स पर सेम टू सेम पावर चढ़ी है और वही के वही नंबर्स नीचे लिखे हुए बिना पावर्स के, अगर इनका सम करूं और डिवाइडेड बाय इसका सम करूं, ये हमेशा डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 देगा। ये कंडीशन केवल तब ट्रू होती है जब n की वैल्यू ऑड होती है हमारी, ठीक है। n की वैल्यू 1 3 5 7 आप कुछ भी रख सकते हो, ये ट्रू होगा। अभी मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा। तो इसी को आप कट शॉर्ट भी कर सकते हो, 2 के लिए रिड्यूस कर सकते हो। जैसे मान लो अगर ये ट्रू है तो a की पावर n प्लस बी की पावर n भी a प्लस बी से डिविजिबल होने वाली है, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। तो अपन एक काम करते हैं ना, n की वैल्यू पहले 1 रख के देख लेते हैं। अब जब n की वैल्यू 1 रखी तो a की पावर 1 प्लस बी की पावर 1 बन गई, डिवाइडेड बाय a प्लस बी, तो a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। बस इस बात का बार बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, पावर शुड बी सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब देखते हैं ये डिवाइड होता है कि नहीं, होना तो चाहिए भैया, क्योंकि देखो दोनों पे पावर सेम चढ़ी हुई है और इसी का सम नीचे किया हुआ है ना। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह रख दिया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कर दिया हमने, ठीक है। अब आप यहां पर देखो, इसको दो पार्ट में अगर मैं स्प्लिट करूं तो a प्लस बी यहां से बन गया, यहां पर भी a प्लस बी और a प्लस बी जो है आपस में आप देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर से भी a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर पूरी तरीके से कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है। तो सिमिलरली आप a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 पर भी अप्लाई करोगे, या एक से ज्यादा टर्म्स ले लो, 3 ले लो, a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 प्लस सी की पावर 5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी। तो ये कंडीशन ट्रू होने वाली है कब, जब n की वैल्यू ऑड हो। n की वैल्यू इवन होने पे क्या होगा सर जी, देखो n की वैल्यू इवन होने पर ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, एज सच कोई रूल नहीं है यहाँ पर, वो अपन कंडीशन टू कंडीशन देखने वाले हैं। लेकिन अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये हमेशा डिविजिबल होने वाला है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के यूज से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये वाला सवाल पढ़िएगा, 22 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब अप टिल 87 का क्यूब प्लस 88 का क्यूब दिया है। बहुत बड़ा नंबर बनेगा, अगर आप देखो तो 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, 24 का क्यूब, इट विल बी अ ह्यूज नंबर। अब ये पूछा है कि जब इस बड़े नंबर को 110 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आने वाला है। नाउ दिस इज द पावर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतना बड़ा टर्म है, 110 से डिवाइड किया, मतलब आपको कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट को यूज करके बड़े टर्म को सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करना होगा। पहली नजर में आप देखोगे इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन ट्रिक जो मैंने आपको ट्रिक बताई बहुत पावरफुल ट्रिक है, बहुत यूज आएगी। आप देखिएगा भाई, हमने अभी क्या पढ़ा, a की पावर n प्लस b की पावर n जो है वो a प्लस बी से डिवाइड हो जाता है, बस शर्त ये है कि n जो है वो ऑड होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां मैं पहला टर्म ले लेता हूं और आखिरी टर्म को ले लेता हूं। 22 और 88 की खास बात क्या है, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो 110 आ रहा है ये सम। अगर मैं डिवाइड में a प्लस बी रख रहा हूं तो अगर मैं यहाँ 22 रखूं और यहाँ पर 88 रखूं तो ये 110 से डिवाइड हो जाएगा। और न्यूमरेटर में मैं 22 का क्यूब प्लस 88 का क्यूब रख लेता हूं। सिर्फ इतने से सेगमेंट को देखना आप, अगर मैं सिर्फ इतने से सेगमेंट को देखूं तो ये 22 का क्यूब प्लस 88 का क्यूब, क्या ये 22 प्लस 88 से डिवाइड हो जाएगा? भैया करके देखने की जरूरत भी नहीं है, सेम टू सेम प्रॉपर्टी लग रही है। देखो ऊपर नीचे सेम नंबर है, पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर होता है, यानी ये सेगमेंट डिविजिबल हो जाएगा अपने आप में। किससे? 110 से डिविजिबल हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहां से सेकंड नंबर लूं और सेकंड लास्ट नंबर लूं, गूज़बम्स आना आपको शुरू हो गए होंगे। इधर देखो 23 का क्यूब है, ये 87 का क्यूब है। अगर मैं इन दोनों का भी सम कर दूं तो 23 प्लस 87 कर दूं तो ये भी 110 बन जाएगा। सेम टू सेम सेगमेंट है, आप देखो, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं 24 लूं और यहां पे 86 होगा उसको लूं तो ये भी 24 प्लस 86 का भी जो सम होता है वो कितना होता है? 110 होता है। तो अगर आप इस पूरे नंबर का जो सम है
उसको 110 से डिवाइड करने वाले हो ना, तो 110 से ही तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इधर भी देखो 110, इधर भी 110, इधर भी 110, तो पूरे नंबर को 110 से डिवाइड कर दो या इंडिविजुअली एक एक नंबर को 110 से डिवाइड कर दो, एक ही बात तो होती है। देखो आप a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको 110 से डिवाइड कर दूं या a को 110 से डिवाइड करूं, b को 110 से डिवाइड करूं, c को 110 से डिवाइड करूं, d को 110 से डिवाइड करूं, एक ही बात होती है। या पेयर ले लो, a प्लस बी को 110 से डिवाइड कर लो, c प्लस डी को 110 से डिवाइड कर लो, एक ही बात तो होती है ना। तो यहां भी हमने क्या किया, पेयर बाय पेयर डिवीजन कैरी आउट कर रहे हैं। अब ये देखने में आसान हो गया, बहुत आसान हो गया, लेकिन यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट है यार। ट्विस्ट मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इन टर्म्स को देखूं 22, 23, 24, 87, 88, तो ये क्या एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है दो टर्म्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम डिफरेंस है कि नहीं। हाँ भैया सेम डिफरेंस है, दो आजू बाजू वाले टर्म्स के बीच में हमेशा सेम डिफरेंस है, एक एक के डिफरेंस से सीरीज बढ़ रही है, ऐसी सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी कोई भी nth टर्म अगर आपको निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर ए एन क्या है, वो nth टर्म है जो हम निकाल रहे हैं, a इस सीरीज का पहला टर्म है, n इस सीरीज में कितने टर्म्स है ये फाइंड आउट करने के लिए होता है, d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, कोई भी दो टर्म ले लो आंख बंद करके, बाद वाले टर्म में पहला वाला टर्म माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। बाद वाला टर्म 24 है, उसके जस्ट पहले वाला 23 है, डिफरेंस 1 का आ रहा है। बाद वाला टर्म अगर 23 है तो जस्ट पहले वाला टर्म 22 का, डिफरेंस 1 आ रहा है। बाद वाला टर्म अगर 88 है, जस्ट पहले वाला टर्म 87 है, डिफरेंस 1 का आ रहा है। अब क्योंकि डिफरेंस 1 का आ रहा है यानी कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, यानी डी की वैल्यू 1 हो गई। पहला टर्म यहाँ पर क्या है, 22 है, ए जो है पहला टर्म होता है। nth टर्म अपन को निकालना है तो अपन मान लेते हैं nth टर्म मतलब लास्ट टर्म। ऐसा करने से मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे सीरीज में, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर मैं nth टर्म लास्ट टर्म मान लूं, a को 22 रख दूं पहला टर्म, n माइनस वन, एन की वैल्यू नहीं पता कितने टर्म्स है वही तो निकालना है, d की वैल्यू 1 रख दूं और इवेंचुअली इसको सॉल्व करूं, 88 माइनस 22 हो गया 66, यहां से n माइनस वन बचा, n इधर चला जाएगा, यानी टोटल 67 टर्म्स है यहाँ पर बीच में। अब आप देखो ये 67 निकालने का क्या बेनिफिट हमको मिला, 67 टर्म्स मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो पेयरिंग में दिक्कत होगी, दो दो के भी पेयर बनाओगे तो 66 टर्म्स तक तो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, 33 पेयर्स बन जाएंगे, है ना, दो दो के 33 पेयर्स, 66 नंबर्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, एक नंबर जो है वो अपना खाली बचने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो 22 से 88 तक 67 टर्म्स है, 33 टर्म्स तो पेयर बन जाएंगे, यहां से एक टर्म को उठाऊंगा, यहां से एक टर्म को उठाऊंगा, सम हमेशा मेरा 110 के बराबर बनेगा, यही तो ले रहा था, एक टर्म यहां से एक टर्म यहां से, फिर एक यहां से एक यहां से लिया, है ना। सिमिलरली 24 86 लिया, आप 25 85 ले लो, अगेन सम 110 होगा, 26 ले लो, 84 ले लो, एक एक टर्म यहां से आगे बढ़ते जाओ, यहां से पीछे आते जाओ, 110 सम टोटल आपको पेयर्स मिलने वाले हैं ऐसे सारे, लेकिन एक टर्म एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो टर्म कौन सा होगा, यहां से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, यहां से मैं पीछे बढ़ता जा रहा हूं, बीच में एक टर्म बेचारा अकेला रह जाएगा, वो टर्म होगा 55। कैसे पता चला, देखो आप इसको ऐसे समझो, 22 और 88 है ना, इनके बीच का टर्म कौन सा होगा, 55 होगा। आप 11 11 के डिफरेंस में एक सीरीज अगर बना लो, 22 33 44 55 66 77 78, 11 की टेबल मैंने लिख दी है, तो तीन टर्म यहाँ तीन टर्म यहाँ, बीच का टर्म 55 आ गया, ठीक है। तो बीच का टर्म निकालना आसान है यार, मतलब 22 जो है पहला टर्म है, एक एक से टर्म बढ़ रहे हैं, तो 33वां जो टर्म होगा इसके बाद वो तो हो गया आपका 33 के जस्ट बाद वाला टर्म, 34वां टर्म जो है वो 55 आपका निकलने वाला है। देखो मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको समझाता हूं मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं दो दो की पेयरिंग बनाते चल रहा था और मैं बोल रहा था यार सबके सब 110 से तो डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर इस हिसाब से 0 आना चाहिए, नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक टर्म में 55 का क्यूब जो है वो बीच में बच जाएगा, वो किसी के साथ पेयर अप नहीं करेगा, तो उसको अलग से 110 से डिवाइड करना होगा। तो ये पूरे की पूरी संख्या को मेरे को 110 से डिवाइड करना था, तो मैंने दो दो के पेयर बना के 110 से डिवाइड किया। क्यों किया, ताकि ये प्रॉपर्टी में लगा सकूं। ये प्रॉपर्टी लगाया तो मैंने देखा यार सारे के सारे नंबर से 110 से डिविजिबल हो जा रहे हैं, लेकिन एक ये यहां पर बच जा रहा है, तो अब बस सबका रिमाइंडर जो है वो 0 दे देगा ये सारे के सारे, तो जो एक्चुअल मेरा रिमाइंडर बचेगा 110 से डिवाइड करने के बाद वो ये वाला टर्म मेरे को देने वाला है। तो एक बार बस अब डिवाइड करके देख लो, 55 का क्यूब डिवाइडेड बाय 110, इसको 55 इंटू 55 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 110, ये 1 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, यानी 55 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखो यार आपको यार मैं बोल रहा हूं मत डिवाइड करो, बहुत सिंपल है ना यार, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो या तो रिमाइंडर 0 देगा या 1 देगा,
सिंपल सा एग्जांपल है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप 7 ले लो, ठीक है। अब ये 2 से या तो डिवाइड होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो रिमाइंडर 0, नहीं भी होगा तो रिमाइंडर 1 ही देगा ना, बहुत से बहुत। 6 आ गया 1, अगर बाई चांस यहाँ 2 आ रहा होता तो फिर से 1 टाइम डिवाइड कर देते, 0 आ जाता फिर रिमाइंडर, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी नंबर को मैं किसी n से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर है वो n से छोटा ही आता है। कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा वो 5 से छोटा ही आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 5 बन गया तो फिर 1 टाइम चला जाएगा 5, या 5 से बड़ा बन गया तो फिर 1 टाइम या 2 टाइम चला जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो किसी भी नंबर को n से अगर डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर n से छोटा ही आएगा। तो 2 से डिवाइड करो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। आप मेरे को एक चीज बताओ, 55 इंटू 55 एक ऑड नंबर बनेगा, करके देख लो, मल्टीप्लाई भी नहीं करना आप, तो ये करो 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2, मतलब ऐसा कुछ नंबर बनेगा जिसकी यूनिट डिजिट में 5 है, यानी एक ऑड नंबर बनेगा। ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं होते तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर इन दैट केस आपका 1 निकल के आने वाला है, राइट। तो दिस वाज अ ब्रिलियंट एंड वेरी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। अगर ये पहली बात तो आपको ट्रिक नहीं पता होती तो आप वैसे भी नहीं निकाल पाते। ट्रिक पता होने के बाद ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है और किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन में ना आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे, तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना भी जरूरी है। तो डीमोटिवेट मत होइए, नहीं बन रहा आपसे क्वेश्चन कोई बात नहीं, आंसर देखिए, सॉल्यूशन देखिए, सीखिए, ठीक है। और मैं जो आपको तरीके बता रहा हूं, आप ये क्वेश्चन गूगल पे टाइप करना, जो किताबी सॉल्यूशन मिलेगा बहुत टफ पड़ेगा, तो एक बार आप देखिएगा, फिर आपको मेरा मेथड अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर फोकस करते हैं, मजेदार सवाल है भाई। 16 का पावर 7, 17 का पावर 7, 18 का पावर 7, 19 के पावर 7 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, बोला है भाई 5 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 14 से डिवाइड करो, 35 से डिवाइड करो। 4 डिवीजन कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आएंगे। तो उसने बोला है कि जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर R1 है, अगर 7 से डिवाइड कर रहे हो उसको तो रिमाइंडर R2 है, इस नंबर को 14 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर R3 है, और इस नंबर को 35 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर R4 है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 की वैल्यू निकालनी है। अब पिछला सवाल आप टफ बोल रहे थे, वहां तो एक ही डिवीजन कराया था, यहाँ पे 4 डिवीजन है, वहां पे पावर 3 थी, यहाँ पे पावर 7 है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे भाई? अगेन तो ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कभी भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना होता है कि 16 की पावर 7 आप भाई साहब करके निकाल रहे हो, टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। अपने को कोई ना कोई ट्रिक यहाँ पर लगानी है। देखो मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखा रखे हैं, एक तो अभी सिखाया और एक अरिथमेटिक टॉपिक में सिखाया था। एक क्या सिखाया है कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n को अगर आप a बाय b से डिवाइड करोगे और अगर n ऑड है तो ये डिवीजन पॉसिबल है, 0 रिमाइंडर आएगा। एक और मैंने सिंप्लीफिकेशन की सॉरी अरिथमेटिक के टाइम आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताई थी कि अगर किसी नंबर को p से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर अगर कोई नंबर n किसी p से डिवाइड हो रहा होता है तो p के सारे फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। ये मैंने कराया था, 8 का एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ था यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ, 70 के अपन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, है ना। अब एक चीज और देखो, 70 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे? अगर मैं a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू c लिखता हूं तो a और b जो है वो c के फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होता है वो भी मैंने वहां पर आपको समझाया था। 70 या 70 से छोटे वो सारे नंबर्स जिनकी टेबल में 70 आता है, या वो सारे नंबर जो 70 को डिवाइड कर दे। तो आप a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू c लिख रहे हो तो इसका मतलब होता है a और b c के फैक्टर्स है। तो 70 के फैक्टर्स निकालने तो दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू 70 बना दो, तो वो दो नंबर 70 के फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 इंटू 70 होता है तो 1 और 70 जो है फैक्टर्स हो गए। 2 इंटू 35 70 होता है तो 2 और 35 भी फैक्टर्स हो गए। 5 इंटू 14 70 होता है तो 5 और 14 भी आपके फैक्टर्स हो गए। 7 और 10 भी 70 होता है तो ये भी फैक्टर्स हो गए। आप ध्यान से ये सारे नंबर्स देखो तो इन सारे नंबर्स की टेबल में 70 आता है, या ये सारे नंबर 70 को डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये फैक्टर्स है। फिलहाल हमारे लिए काम की चीज क्या है, अगर मैं 70 नंबर को ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास 5, 7, 14 और 35 ये चारों के चारों नंबर 70 के फैक्टर्स हैं। तो एक चीज मैं कर सकता हूं क्या, अगर ये नंबर मेरा, ये जो नंबर गिवन है मेरा n, अगर मैं इसको मान लूं, अगर ये 70 से डिवाइड हो जाए किसी भी तरह तो ये 70 के सारे फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये इन सब से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो भाई फिर R1, R2, R3, R4 चारों की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये नंबर 70 से डिवाइड हो? भैया ये 70 आया कहां से? मेरे को ये पता है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों पावर सेम है और ये नंबर ऑड है। देखो कभी भी ये ट्रिक कहाँ लगाना है, कैसे आइडेंटिफाई करो, आप देखो सारी पावर सेम है
पावर ऑड है मतलब डेफिनेटली ये वाली ट्रिक लग रही होगी, ठीक है। तो इन चारों नंबर्स का सम किया, नीचे देखा तो ये 70 आ रहा है ना, यानी ये नंबर मेरा 70 से डिविजिबल है, मतलब 70 के सारे फैक्टर से डिविजिबल है, मतलब इन सभी से डिविजिबल है, 5, 7, 14, 35 से, क्योंकि डिविजिबल है, यानी R1, R2, R3, R4 चारों की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, यानी इन चारों का सम जो है वो 0 हो जाएगा। ये सवाल एग्जाम में आया था, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था, और आपके लिए अब ये मुश्किल से 30 सेकंड का गेम हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मेक श्योर इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पर मूव करते हैं। अगेन एक बहुत शानदार आपको ट्रिक बताता हूं। आपने ये टर्म सुना होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.1234 पर अगर बार लगाए तो बार का मतलब होता है ये नंबर कभी भी खत्म नहीं होगा और ये रिपीट करता रहेगा अपने आप को। जैसे 0.1234 है, ये 1234 अपने आप को रिपीट करता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। ऐसे नंबर को बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब इसी की एक और कैटेगरी देखो, 0.1 है, 234 पर बार है, इसका मतलब क्या है, 0.1 तो एक ही बार आएगा लेकिन ये 234 234 234 रिपीट होता रहेगा। यहाँ पे देखो 0.12 तो एक ही बार आएगा, 3434 रिपीट होता रहेगा। यहां पर आप बताइए क्या आएगा, 0.123 एक बार आएगा, क्योंकि जिस नंबर पे बार होता है वो नंबर रिपीट होता रहता है, तो 4 यहां पर रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। अगर नॉर्मल आपका 0.1234 लिखा होता, कोई भी बार नहीं होता, यहां पर बार का मतलब क्या होता है, ये लाइन जो ऊपर खींची इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन आपस में अपने आप को रिपीट करता जा रहा है, ठीक है। 0.1234 है, अगर बार नहीं लगा तो सिंपली आप इसको 1234 डिवाइडेड बाय 10,000 लिख सकते हो, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्मेट में कैसे लिखूं, देखो समझो इस बात को। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बेस नंबर है वो लिखना है, डेसिमल के बाद, जीरो के बाद जो बेस नंबर है वो लिख दिया न्यूमरेटर में। बेस नंबर में से एक नंबर माइनस करना होता है, वो नंबर कौन सा है जो मैं माइनस करूंगा, वो नंबर माइनस करूंगा जिस पे बार नहीं लगा। देखो अभी मैं आपको 4 एग्जांपल समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। क्या, पहले तो जो बेस नंबर है वो न्यूमरेटर बना दिया उसको, इसमें से वो माइनस करूंगा जिस पे बार नहीं है। कोई नंबर ऐसा है क्या जिस पे बार नहीं है, नहीं है भैया कोई भी नंबर ऐसा, तो इसलिए 0 से मैंने माइनस किया। अब जितने नंबर्स पर बार होता है उतने 9 आते हैं, और जिन नंबर्स पर बार नहीं होता उतने 0 आते हैं। डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं ये मैं। तो यहाँ पे 4 नंबर्स पर बार है तो 4 9 आ गए यहां पर, समझ रहे हो इस बात को। अच्छा इधर देखो 0.1234 दे रखा है, अब हम क्या करेंगे इसको। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, क्या बेस नंबर कौन सा है आपका, 1234 ही है, 1234 लिख दिया। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, मैं वो माइनस करूंगा जिस पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है। तो मैंने क्या किया, बेस नंबर लिखा, उसमें से वो माइनस किया जिस पे बार नहीं है। डिनोमिनेटर में कुछ 9 आएंगे और कुछ 0 आएंगे। 9 कितने आएंगे, जिन नंबर्स पे बार होगा वो सब 9 बनाएंगे, जिन पे बार नहीं होगा वो सब 0 बनाएंगे। पहले 9 आएगा बाद में 0 आएगा, क्योंकि पहले 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता किसी भी नंबर के, ठीक है। ये आपका नॉन बार वाले नंबर्स हो गए, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 बेस नंबर हो गया, इसमें से वो नंबर माइनस कर दिया जिसमें बार नहीं है। अब कितने नंबर पे बार है, 1 2 3 नंबर पे बार है तो 3 9 आ गए। कितने नंबर पे बार नहीं है, एक नंबर पे बार नहीं है, 0 आ गया। कोई अगर आपको कॉन्सेप्ट नया हो, आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आज हमने कोई नई चीज सीखी। आप इसको बताओ मेरे साथ साथ, अब तो दिमाग आपका चलने लगा होगा। बेस नंबर क्या है, 1 2 3 4 है, इसमें से कौन सा नंबर माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, 1 2 पे बार नहीं है। अब कितने नंबर्स पे बार है, 3 4, दो नंबर्स पे बार है तो 2 9 आ गए, दो नंबर्स पे बार नहीं है तो 2 0 आ गए, ठीक है। इधर देखो 0.1234 पे बार है तो बेस नंबर तो आपका 1234 हो गया। इसमें से कौन सा नंबर माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है 1 2 3 है वो माइनस कर दिया। कितने नंबर पे बार है, एक नंबर पे बार है तो एक 9 आ गया, और 3 नंबर पे बार नहीं है तो 3 0 आ गया। इसको फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अच्छा ये ट्रिक तभी वैलिड होगी जब नंबर 0 पॉइंट कुछ के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको एक नंबर दे दिया 12.34 बार, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रिक तो नहीं अप्लाई हो पाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, इस नंबर में मैं क्या कर दूंगा, जो भी ये मेरा नंबर आएगा इसको मैं 100 से डिवाइड कर दे रहा हूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप यहां पे ध्यान से देखो तो ये 0.1234 का बार बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 में चल ही रहा है, डिवाइड मैंने करके दे दिया, वापस से मेरे फॉर्मेट का बन गया कि नहीं बन गया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1 2 3 4
बेस नंबर है, माइनस कौन सा नंबर 1 2 3 जिस पे बार नहीं है वो माइनस कर दिया, एक नंबर पे बार है 3 पे बार नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व कर लेना जो भी आपका आंसर आएगा। तो अगर कोई इस तरह का नंबर दिया हो तो उसको 0 पॉइंट के फॉर्मेट में आप रिड्यूस जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करना है भाई, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस कैटेगरी पर आप देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.5 का बार, 0.5 की बार का सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें क्या करना है यार, 0 पॉइंट के बाद बार लगा हुआ है तो भाई अपनी डिजायर्ड कैटेगरी में है, हमको इसी कैटेगरी में चाहिए, इस कैटेगरी में है। हमने क्या किया, बेस नंबर को न्यूमरेटर में लिखा, 5 लिखा बेस नंबर, फिर उसके बाद हम क्या माइनस करते हैं, वो नंबर जिन पे बार नहीं है, भाई एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे बार नहीं है, इसलिए 0 माइनस कर देंगे। फिर जिन पे बार होता है उतने 9 आ जाते हैं, जिन पे बार नहीं होता उतने 0 आ जाते हैं। एक ही नंबर है उस पे बार है तो 9 आ जाएगा, नॉन बार वाले कोई नंबर है ही नहीं तो 0 आने का सवाल ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या आ गया, 5/9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल फुद्दू सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी रियल यूटिलिटी मैं आपको बताता हूं, अगर ये नहीं पता था ना तो टीसीएस में आपके 2 सवाल बैक टू बैक गलत होने वाले थे। पहला सवाल आप देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, देखते से आपकी हवा निकल जाएगी, लेकिन अब क्योंकि आपको ट्रिक पता है आपके लिए 20 सेकंड का खेल हो गया। ध्यान से नंबर पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, माफ कीजिएगा। ए की वैल्यू दे रखी है 0.A1 A2 A1 A2 A1 A2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, यानी A1 A2 A1 A2 A1 A2 को आप रिपीट करते जा रहे हो, ठीक है। तो क्या ए को मैं 0.A1 A2 का बार नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं A1 A2 रिपीट कर रहा हूं, बार का यही तो मतलब होता है, जो नंबर आप रिपीट करो। ध्यान से देखो ना, 1 2 3 4 में क्या हो रहा है, 3 4 3 4 रिपीट हो रहा है, तो जिन नंबर पे 1 2 3 4 पे बार लगा यानी 1 2 3 4 रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं 0.A1 A2 का बार लिख सकता हूं। बी नंबर आपको दे रखा है B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 इस तरीका दे रखा है, ठीक है। अब आप इसको B1 B2 का बार नहीं लिख सकते हो, बार का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉइंट के बाद ही आता है, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, डेसिमल के पहले नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये B1 B2 का बार नहीं है, ये तो सिंपल एक नंबर दे रखा है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब आपको बोला है A1 A2 B1 B2 जो है वो इंटीजर्स हैं 1 से लेकर 9 के बीच में, यानी A1 A2 बेसिकली डिजिट्स है, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती हैं डिजिट्स, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, हो सकता है सेम भी हो ये डिजिट, हो सकता है डिस्टिंक्ट भी हो, कोई फर्क नहीं। यानी A1 A2 B1 B2 की रेंज दे दी, 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट है, सेम भी हो सकती है ये, डिफरेंट भी हो सकती है। अब आपको बोला है ए का इनमें से किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, 3 नंबर दे रखे हैं, ए का इनमें से किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट मेरे को एक इंटीजर मिल जाए। अब यार बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आ रहा भैया इस क्वेश्चन में। पहली चीज जो मुझे समझ आ रही है वो क्या है कि बी जो है सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया था, बी का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर। आपको बोला ए एक नंबर है, ऐसा ऐसा है, ए को किस में मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट मेरे को एक इंटीजर मिल जाए। आप देखो कितना फुद्दू सवाल हो गया भाई आपके लिए, आप बाकी बच्चे डर जाएंगे, आप एकदम बिल्कुल आराम से क्लियर कर लोगे। ए को मैं 0.A1 A2 का बार लिख सकता हूँ, A1 A2 रिपीट हो रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं A1 A2 by 99 लिख सकता हूं भाई, जो बेस नंबर है वो लिखा, जितने नंबर पे बार है उतना, माइनस में कुछ नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि बार नहीं है वाला नंबर कोई है ही नहीं, तो A1 A2 by 99 लिख देंगे। अच्छा अब एक चीज आप बताओ, दो इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इंटीजर होता है क्या, 10 और 2 ले लो, 10 और 2 दो इंटीजर्स है, मल्टीप्लीकेशन 20 भाई बिल्कुल इंटीजर आएगा, तो दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर आएगा। अब A1 और A2 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट भी इंटीजर आएगा, तो क्या मैं ए को सम इंटीजर डिवाइडेड बाय 99 लिख सकता हूं, A1 A2 इंटीजर है तो कुछ इंटीजर डिवाइडेड बाय 99 लिख सकता हूं का ए को, मैं ए को इंटीजर डिवाइडेड बाय 99 लिख सकता हूं। अब ए का इनमें से किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट में इंटीजर। अब आप बोलोगे भैया इससे आसान क्या हो सकता है, ये ए है मेरा नंबर, अगर मैं ए में 99 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 99 से 99 कट जाएगा, तो 99 इंटू ए एक इंटीजर है, आंसर आ गया, ऑप्शन ए मार्क करके आ गया। अब तुम यार बहुत बड़े मूर्ख हो गए फिर तो, अब तुमने पूरा एफर्ट भी कर लिया उसके बाद भी गलत आंसर निकाल दिया। एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव भी दे रखा है, तो भावुकता में नहीं जाना कि ए ऑप्शन मैच हो गया तो काम हो गया, हो सकता है इनसे भी मल्टीप्लाई हो जा रहा हूं। तो एक काम करते हैं, ए जो था मेरा वो क्या था, इंटीजर अपॉन 99 था ए। अब इस ए को 198 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए क्या है, इंटीजर अपॉन 99, क्योंकि 198 से मल्टीप्लाई करने का बोला है, 198 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1 टाइम गया, 2 टाइम गया, तो रिजल्ट आ गया 2 इंटू इंटीजर। अब किसी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इंटीजर ही तो रहेगा, 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 20 बनेगा, 10 भी इंटीजर था 20 भी इंटीजर है, तो रिजल्ट इंटीजर आ गया। यानी कि
99 से मल्टीप्लाई करने पे भी रिजल्ट इंटीजर आ गया, 198 से मल्टीप्लाई करने पे भी रिजल्ट इंटीजर आ गया। हालांकि 297 से अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ए और बी दोनों तो करेक्ट हो नहीं सकते, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, मतलब तीसरा भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंटीजर निकल जाएगा। निकाल के देख लो, ए की वैल्यू क्या है, इंटीजर अपॉन 99 है। ठीक है जी, मैंने 297 से मल्टीप्लाई कर दिया जैसा कि उन्होंने बोला। तो ए में 297 से मल्टीप्लाई, ए क्या है इंटीजर अपॉन 99, 297 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 टाइम गया, 3 टाइम गया, 3 टाइम्स ऑफ इंटीजर। किसी भी इंटीजर में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 भी तो एक इंटीजर है, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर ही हो जाता है। मान लो 100 में 3 का मल्टीप्लाई करे, 100 इंटीजर है, 3 का मल्टीप्लाई करके 300 बना, वो भी इंटीजर है। तो यहां पर भी रिजल्ट आपका इंटीजर निकल करके आ रहा है। कितना सिंपल सा था ये क्वेश्चन, देखो भाई, देखने में टफ लग रहा था। अच्छा, अगर ये देखने में टफ लग रहा है तो अगला सवाल देखो टीसीएस में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाओगे ना, आपकी जिंदगी जन्नत हो जाएगी, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से अप्रोच कर पाते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अगर इसको देखकर आपको फट गई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ तो आपकी चीरा फाड़ी हो जाने वाली है। क्योंकि अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, एक नंबर है 0.A1A2A3 A1A2A3 A1A2A3, बी एक नंबर दे रखा है 0.B1B2 B1B2 B1B2 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरीके से नंबर दे रखा है। अब ये बोला इस बार A1A2A3 और B1B2 जो है ये इंटीजर्स है 1 से लेके 9 तक, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ए और बी दो नंबर्स बना दिए, ये सारे के सारे वो अगेन इंटीजर्स हैं, 1 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट के नंबर दे रखे हैं। अब इनमें से कौन सा एक इंटीजर है ना। अब इनमें से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन एक इंटीजर रिजल्ट दे रहा है। अब आप ध्यान से देखो, सवाल में a प्लस बी की बात की गई है, तो अपन पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आपके लिए सवाल ना आसान हो गया जी, क्योंकि आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। लोगों को तो ये भी नहीं पता होता। ए क्या दे रखा है, A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3, तो क्या ये A1 A2 A3 रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान से देखो। तो क्या इसको मैं 0.A1 A2 A3 का बार लिख सकता हूं, 0 पॉइंट कुछ नंबर जिस पे बार चढ़ा हुआ है, यानी ये हमारे डिजायर्ड फॉर्मेट का है। इसको क्या लिखूंगा, A1 A2 A3 माइनस 0 कर दूंगा, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिस पे बार नहीं चढ़ा, सभी पे बार चढ़ा है। डिवाइडेड बाय, क्योंकि तीनों नंबर पे बार चढ़ा इसलिए तीनों 9 आ गया, ये ए की वैल्यू आ गई। बी को देखो 0.B1 B2 B1 B2 B1 B2 दे रखा है, ठीक है, तो 0.B1 B2 का बार आ गया ये, क्योंकि B1 B2 रिपीट हो रहा है। इसको मैं B1 B2 बाय 99 लिख सकता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके। ए और बी निकल गए ना हमारे फ्रैक्शनल फॉर्मेट में, अब ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ये किया, ए की वैल्यू यहां से उठाई, बी की वैल्यू यहां से उठाई। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से 9 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 9 की टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 1/9 थोड़ी देर के लिए बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से A1 A2 A3 डिवाइडेड बाय 111 बचा, 9 बाहर लेके, B1 B2 डिवाइडेड बाय 11 बचा, 99 बाहर लेके। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो यहाँ पर, तो ये आ गया 11 इंटू A1 A2 A3 प्लस 111 इंटू B1 B2 B3, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 11 इंटू 111। अब आप ध्यान से देखो, A1 A2 A3 इंटीजर है, और इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन भी इंटीजर होता है, तो ये भी पूरा एक इंटीजर आ गया, ये भी पूरा इंटीजर आ गया, और इंटीजर एडिशन भी इंटीजर होता है, 2 इंटीजर है 3 इंटीजर है, ऐड कर दो 2 + 3 5 इंटीजर आ गया। दो इंटीजर्स का एडिशन भी इंटीजर है, तो ऊपर का पूरा टर्म क्या एक इंटीजर नहीं बन गया, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ऊपर का पूरा जो टर्म है वो एक इंटीजर बन गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा इंटीजर, पूरा इंटीजर डिवाइडेड बाय 9 यहाँ है, 111 यहाँ है, 11 यहाँ है, ये बचा। ये अपन a प्लस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इंटीजर अपॉन ये बचा, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 10989। तो a प्लस बी की वैल्यू इंटीजर अपॉन 10989 है। तो यार ये तो बाय डिफॉल्ट, अगर a प्लस बी में 10989 का ये आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ, तो रिजल्ट में इंटीजर मिल जाएगा। तो a प्लस बी में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट इंटीजर बन जाए, 10989 को मल्टीप्लाई करें, ऑप्शन बी भी तो यही बोल रहे हैं, 10989 को मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी से, रिजल्ट आपको इंटीजर मिल जाने वाला है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से यार किस तरह से अपन सॉल्व करने वाले हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करने वाले हैं, टीसीएस के कैसे सवाल बनेंगे, कैसे रिजल्ट लाना है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो भाई होमवर्क क्वेश्चन करना बनता है। तो ये अगला सवाल आपके लिए विद्यार्थी कर्तव्य है, 0.136 है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, केवल 3 और 6 पे बार लगाए, आपको वैल्यू बताना है, 5 ऑप्शन है, तो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है सिंप्लीफिकेशन, विद्यार्थी कर्तव्य, और क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सही आंसर के लिए आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं या वीडियो के एंड में देख सकते हैं, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे जो सही है।
और अपना स्कोर अपडेट करते रहना है, मुझे कमेंट एडिट करते रहना है, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताते रहना है और सिंप्लीफिकेशन में बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस की अगर आपको मज़ा आया हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। ये अप्रोचेज़ आपको गूगल पे कहीं नहीं मिलेंगी। तो ज़रूर से मेरे एफर्ट को एप्रिशिएट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सिंप्लीफिकेशन का फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा।